ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, यानी कल का मतलब है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे रिलेशनशिप में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, उनके बच्चे, या चाचा की मम्मी, चाचा की बहन हमारी क्या लगेगी, बुआ, तो ये सारे जो रिलेशनशिप है ये हमारे सारे इस चैप्टर के अंदर आ गए हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमारा जो है, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कल क्वेश्चंस। मैंने आपको कल 5 क्वेश्चंस दिए थे। 5 क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट अबाउट माई सेल्फ, यानी आपको अपने बारे में बताना था। अबाउट द माई सेल्फ का मतलब है कि माई नेम इज़, जैसे माई नेम इज़, आपका नाम क्या है, आपका नाम राहुल है, रोहित है, प्रिया है, संध्या है, वॉट एवर जो भी आपका नाम है आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 6 years ओल्ड, या आई एम 10 year olds, वॉट एवर जितने भी ईयर्स के हो आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, बट माई फादर्स नेम में आपको माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, माई मदर्स नेम इज़ मिसेस आपको ज़रूर लगाना है, क्यों। और साथ में आपको आपके ग्रैंडफादर हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं तो आपको मेंशन करना है कि आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, ग्रैंडफादर का नाम क्या है, सबका नाम आपको मेंशन करना है। और साथ में आपका फेवरेट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, उन सब के बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ओके। और साथ में आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बारे में आपको मैंने बताया था बच्चों। फैमिली ट्री के अंदर कल मैंने एक ट्री बनाई थी, ऐसे बनाया था मैंने। हमारा स्पेस कम हो गया था तो बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रांच। ट्री तो ये हो गई, ट्री में हमारे तो ट्री की जो मेन जो स्ट्रम होती है वो हमारे ग्रैंडफादर हो जाते हैं या ग्रेट ग्रैंडफादर। लेकिन आपको मालूम है इनकी बहुत बड़ी ये हमारी एक फैमिली ट्री का, इसलिए इसको फैमिली ट्री बोला जाता है कि हम एक दूसरे से एक ब्रांच के रूप में जुड़े रहते हैं, यानी शाखाओं की तरह जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम रखना है, और ग्रेट ग्रैंडफादर में आपके दादाजी का नाम, आपके दादाजी का नाम जो भी है, रामलाल, या जो भी आपके ग्रैंडफादर का नाम है उनका आपको लिखना है। आपको यहाँ पे ग्रैंडफादर का नाम लिखना है, आपके ग्रैंडफादर का नाम जो भी है, मोहन, वटएवर जो भी आप ग्रैंडफादर का नाम है, मोहन या जो भी। फिर आपके फादर का नाम लिखना है, जैसे आपके फादर का नाम कुछ भी हो, जैसे संजय या जो भी। और यहाँ पे आपको आपका खुद का नाम लिखना है। सेम टू सेम यहाँ पे मदर का नाम आ जाएगा, आपको ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम आ जाएगा। आप ट्री बड़ा बना लेना। उसी तरह से आपको यहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपकी मदर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ही नाम आ जाएगा। आप फिर इसको, आपके पास तो स्पेस ज़्यादा होगा, आप स्पेस कॉपी बनाना। आपको यहाँ पे ब्रांचेज ही तो हैं हमारी फैमिली मेम्बर, एक पेड़, और हम इस पेड़ की तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी ग्रैंड मदर का नाम जो भी है, जैसे कि लीला देवी, जो भी ग्रैंड मदर का नाम हो जाएगा, लक्ष्मी, ठीक है। आपको नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। मैंने तो नीचे, ऊपर जगह इसलिए नीचे लिख। आपकी मदर का नाम लिखना है, जैसे अनीता, जो भी है आपकी मम्मी का नाम। और यहाँ आपका नाम जो भी है, राहुल, रोहित, प्रिया, आपको ये फैमिली ट्री बनानी है। और जॉइंट फैमिली के बारे में आपको मैंने बोला था कि जॉइंट फैमिली क्या है। जॉइंट फैमिली में कौन आता है, मम्मी पापा, दादा दादी, ग्रेट ग्रैंडफादर है तो उनका नाम आ जाएगा।
चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी in the joint family live together like grandfather, grandmother, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी and their childrens. Their childrens called a joint family. ये हो गई हमारी जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन, आप सब लिख लेंगे। इसके बाद हमारी एक और है न्यूक्लियर फैमिली, देख लिया आप लोगों ने। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूक्लियर फैमिली। सो न्यूक्लियर फैमिली लीव ओनली फादर, मदर and children's called इसी के साथ ही इसी को ही हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं, एंड स्मॉल फैमिली ऑल्सो कॉल्ड। ओके, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली लीव ओनली फादर, मदर एंड चिल्ड्रंस कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली एंड स्मॉल फैमिली ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। ओके, स्मॉल यानी छोटा, यानी छोटा परिवार। और क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, मैंने आपको इसमें रीज़न भी पूछा था कि भाई रीज़न क्या है। रीज़न मैंने पूछा था कि भाई स्मॉल फैमिली के अकेले होने का क्या कारण है या रीज़न है। रीज़न बोला सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन है भाई, क्योंकि हम कहीं पे अगर गांव में रहते हैं, गांव में अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम उसके लिए कहीं और जाएंगे, यानी शहर जाएंगे, ताकि हमें वहाँ पे अच्छा जॉब मिले और हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी हो। साथ में हायर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा, ये सारे हमारे रीज़न हैं हमारे अकेले होने की। यानी कि ना ऑक्यूपेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, जो प्रोफेशन है जिसकी वजह से हम मिग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, जैसे किसी की तबीयत ख़राब रहती है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो हम बार बार गांव से शहर, शहर से गांव जाना आना करना काफ़ी बार इम्पॉसिबल हो जाता, तो जिसकी वजह से भी लोग शहर में जा कर के सेटल हो जाते हैं। ओके, एक और है कि है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवाना चाहूँगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन कर लेंगे आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अडॉप्शन, यानी कि गोद लेना किसे कहते हैं भाई। एडॉप्शन के बारे में मैंने बताया था, तो व्हाट डू यू मीन। सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्शन, यानी गोद लेना। गोद लेना किसे कहते हैं, यानी टू प्रोवाइड
legal protection, to any relative or any other child called अडॉप्शन। आपको ये भी क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर मेंशन करके आपको क्वेश्चन करना है। हो सकता है आपके बोर्ड की जब क्लासेस लगे या बोर्ड के जब एग्ज़ाम्स हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए। और वैसे ये आ भी सकता है, हमारा जो फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था तो शायद उसमें आया भी था ये क्वेश्चन, टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन, कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्शन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अडॉप्शन, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द अडॉप्शन में आ जाएगा टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन, यानी जो कानूनी संरक्षण से जो बच्चों को गोद लिया जाता है उसी को अडॉप्शन कहते हैं, चाहे वो अपने रिलेटिव्स के चाइल्ड हो या कोई भी, या ऑर्फेन्स के बच्चे हो, यानी अनाथालय से गोद ले तो इसको अडॉप्शन कहते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ओके। और फैमिली ट्री में आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, ओके बच्चों। हमारा चैप्टर अधूरा रह गया था तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए एक बार और आप लोग, ओके। तो अब हम आते हैं हमारी पेज नंबर 10, टेक आउट पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 10 में करते हैं। अच्छा, पेज नंबर 10 में आप देखिए एक टेबल है, आपको ये बुक में ही फिल करनी है, कॉपी में नहीं करना है। आपको इसके अंदर फीचर दिए हुए हैं और आपको रिजेंबल करना है कि आप किसके जैसे लगते हो, यानी कि आपका फेस कैसा लगता है, मम्मी जैसा लगता है या पापा जैसा लगता है या दादाजी जैसा या दादी जी जैसा। तो आपको मेंशन करना है कि आपका फेस किसके जैसा लगता है, ओके। एंड आईज़, आपकी नाक है, आपके कान हैं, आपकी आँखें हैं, इन सब के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी आइज़ किसकी जैसी है, आपकी नोज़ किसके जैसे हैं, आपका फोरहेड किसके जैसा है, आपके ईयर्स किसके जैसे हैं, और आपका कॉम्प्लेक्शन, यानी आप गोरे हो, सांवले हो, या आपका गेहुआ कलर है, या बहुत ज़्यादा आपका फेस बिल्कुल वाइट है, तो आपका फेस किसके जैसा लगता है आपको इस टेबल में मेंशन करना है, ओके। और फिर मैं चेक भी करूँगी, ओके। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ज्योति मदर्स, मम्मा in my class Preeti and writes with her left hand, but her hands to her writing is very beautiful. She has been also awarded for this. I asked her, why don't you write with your right hands? We also do your right hands for our writing. She said, I don't do all my work with left hand. I tried to write with my right hand बट आई couldn't। तो भाई प्रीति ने ज्योति गई और उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा, मेरी क्लास में एक मेरी फ्रेंड है जो कि लेफ़्ट हैंड से लिखती है, यानी हम तो राइट हैंड से लिखते हैं, और जो ज्योति की जो फ्रेंड है जिसका नाम प्रीति है वो लेफ़्ट हैंड से लिखती है। तो आपकी क्लास में भी ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो कि लेफ़्ट हैंड से लिखते होंगे ना, और है भी। तो आपको देखना है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे जो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, और उनसे आपको पूछना है कि भाई आपके घर में कौन है जो लेफ़्ट हैंड से लिखता है। उनकी मम्मी लिखती है, पापा लिखते हैं, दादाजी दादी जी, आपको पूछना है, ओके। तो इसी तरह से प्रीति घर पे गई और उसने कहा कि मम्मा, मेरी एक फ्रेंड है जो कि वो लेफ़्ट हैंड से लिखती है, और लेकिन लेफ़्ट हैंड से लिखने के बाद भी उसकी राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, जिसकी वजह से उसको कई बार स्कूल में प्राइज़ भी मिला है। और बाकी के राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ मैंने उससे पूछा भी कि भाई तुम आप अपने लेफ़्ट हैंड से क्यों लिखते हो, आप राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते हो, हम तो राइट हैंड से लिखते हैं। तो उसने कहा कि मैं मेरा सारा वर्क लेफ़्ट हैंड से करती हूँ, क्योंकि बच्चों जो लेफ़्ट हैंड से लिखेगा ना तो वो लेफ़्ट हैंड से वो बहुत सारे काम होते हैं, लिखना हुआ, बार बार बैग से छूना हुआ, टच करना हुआ, पानी पीना हुआ, जो भी वो लेफ़्ट हैंड से करेगा। तो उसकी जो फ्रेंड थी, राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ जो वर्क करती थी वो सारे लेफ़्ट हैंड से करती थी, और उसने भी अपनी मम्मी को यही बोला, लेकिन मैं तो राइट हैंड से करती हूँ, मैं सारा वर्क राइट हैंड से करती हूँ। तो लेकिन वो लेफ़्ट हैंड यूज़ करती है, तो राइट माई राइट हैंड्स, बट वो नहीं करती राइट हैंड से। तो अब आपको ये बताना है कि आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से लिखते हो।
बताइए। ओके। और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको मेंशन करना है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ओके, क्लास में आपको पता होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। फीचर ऑफ चिल्ड्रंस मैच विथ योर फीचर टू अ पेरेंट्स एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर called a genetic and hereditary features, and the feature are the passed from the generation to generation, and children inherited some feature from the environment which are not hereditary। आपको पता है हमारे हमारे अगर हम गोरे हैं या हम काले हैं, हम हमारे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से लिखते हैं। हमारी आंखें काली है, हमारी आंखें ब्राउन है, हमारी नाक कैसी है, हमारे सब यहाँ पे हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबके फेस का जो बनावट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, फेस की बनावट हो गई, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो आपने कभी देखा है कि आपकी मम्मी का फेस आपसे मिलता है या आपका पापा का फेस आपसे मिलता है, आपके ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, आप अपने दादाजी जैसे लगते हो। तो इस तरह की जो जनरेशन टू जनरेशन ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती रहती है। यानी कि जो वंशानुगत आपके दादाजी में थी वही कुछ उनका जो कुछ हैबिट हो गई, कुछ फेस हो गया, कुछ बॉडी पोस्चर हो गया, ये आपके फादर में आ गई, आपके फादर से वही चीज़ आप में आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको वंशानुगत कहते हैं, यानी हेरिडिटरी। ओके। और जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ती रहती है। तो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते रहने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही अच्छी एक और बात बताती हूँ जो कि हमारे बुक में ही है। क्या आप जानते हो कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो कि है ना, वो साइंटिस्ट वो बाद में बने, लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे काफ़ी सारी उन्होंने रिसर्च की थी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आगे, उसके बाद बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू दिस वर्क ऑन अ पी प्लांट discovered the fundamentals law and inheritance and so he called a father of genetic। इनको father of genetic भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है father of genetic, क्यों कहा जाता है? एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है father of genetic इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये जो पी प्लांट होता है यानी मटर के जो पौधे होते हैं, इनमें उन्होंने काफ़ी सारे इस पर रिसर्च करी। पहले तो है ना, उन्होंने पहले कुछ रिसर्च करना चाहते थे। क्या रिसर्च करना चाहते थे कि ये किस तरह की जो विशेषताएं होती हैं या किस तरह की जो ये जेनेटिक जो होता है वो किस तरह से हमारे आगे 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 पीढ़ी में आगे बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ के बारे में ये जानना चाहते थे वो। तो जिसकी वजह से ना उन्होंने पहले चूहों पे सर्च करना शुरू किया। तो जिसके लिए वो ये एक चर्च में स्टडी भी करते थे। चर्च में जाने के लिए उनको नाम भी बदलना पड़ा, तो इन्होंने बाद में अपना ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर उन्होंने नाम रखा। ओके। तो वहाँ पे पता चला कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि जो कि चूहों पे ये अपने सारे रिसर्च करते हैं। तो उनको वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि है ना, ये सब यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि तो मेरा रिसर्च अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमने अगर हमारे फ्यूचर में कुछ चीज़ सोच के रखी है तो वो हमारी सोच कब पूरी होगी बच्चों? जब हम उस पर अपना काम करेंगे। आपने अगर सोच रखा है कि मुझे है ना डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप ये बताइए हमारे सपने कब साकार होते हैं? जब हम उसको हम एक टारगेट बना करके हम उसके सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आप ज़रूर आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे ब्राइटेस्ट स्टार बनेंगे। ओके। जैसे पोल स्टार है ना, ब्राइट कर रहा है, ऐसे ही आप एक पोल स्टार की तरह शाइन करेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने पी प्लांट पे उन्होंने रिसर्च किया। पी प्लांट पे उन्होंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि पी प्लांट में 2 टाइप्स के फ्लावर आते हैं, यानी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स के फ्लावर आते हैं। एक में वाइट फ्लावर आता है और एक में थोड़ा सा बैंगनी या पर्पल सा ऐसा फ्लावर आता है ना। तो उन्होंने देखा कि है ना, ये तो फिर उन दोनों जेनेटिक को उन दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिलाया, यानी कि ग्राफ्टिंग सिस्टम। प्लांट्स में तो ग्राफ्टिंग सिस्टम चलता है। और थोड़ा सा उन्होंने इस तरह से मिक्स किया और उन्होंने देखा कि है ना, पीले वाइट जो फूल है और जो वाइट और जो पर्पल है फ्लावर है, उन दोनों को जब मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि उसमें ब्लू फ्लावर ही आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट स्टेज में तो वाइट और ब्लू को मिक्स किया तो वाइट आए,
लेकिन सेकंड में देखा कि जब वाइट और ब्लू को मैं मिक्स किया तो सेकंड स्टेज में भाई ब्लू फ्लावर ही आए। फिर उन्होंने ब्लू को फिर अलग अलग इस तरह से उन्होंने प्रोसेस किया जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लावर आया। तो जो कि ब्लू फ्लावर में ब्लू फ्लावर के साथ ही उन्होंने ग्राफ्टिंग की तो उससे उससे ब्लू पर्पल बैंगनी या जामुनी कलर का जो फ्लावर आता है वो आया। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये इस पर उन्होंने काफ़ी सारे और भी रिसर्च करे तो जिसकी वजह से इनको वंशानुक्रम यानी कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक का स्थान दिया उनको। ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पी प्लांट पे क्या किया था, रिसर्च किया था। और कि इसी तरह से भाई उन्होंने रिसर्च किया था ना कि किस तरह से हमारी एक ही फेस के जो लोग हैं 4 जनरेशन तक कैसे चल रहे हैं, यानी पूरा कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो इसी तरह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है कुछ मैचिंग फेस के साथ या मैचिंग फीचर्स अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो इसी तरह से एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना था, जिनकी अभी डेथ हो गई 2011 में, जो कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोड द सेवरल रिसर्च पेपर ऑन द डिटरमाइन ऑफ द न्यू जेनेटिक कोड। फॉर दिस ही वॉज टू अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है इन्होंने भी ऐसे काफ़ी सारे पेपर वर्क किए थे, जो कि इन्होंने भी जेनेटिक के ऊपर काफ़ी सारे शोध किए थे। तो इन्होंने भी इसी तरह से जेनेटिक के ऊपर काफ़ी सारे शोध किए थे, जो कि नए आनुवंशिक कोड के साथ निर्धारित शोध भी किए थे, बहुत सारे पत्र भी लिखे थे, जिसकी वजह से बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और बाद में इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब दिया गया था? 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो बच्चों लेकिन फिर भी एक मन में आती है, सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट we are like our parents to other members of our family, but why all monkeys are alike? She was too confused about this. सारिका है, सब कुछ समझ तो गई, यानी कि समझ तो गए हम, लेकिन अभी भी एक बात कन्फ्यूज़न है कि मंकी के फेस मंकी जैसे क्यों मिलते हैं। ओके, तो आप ढूंढिए और देखिए, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, तो हम ओके क्लब क्वेश्चन बच्चों, हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं। बुक क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने इससे पहले करवाए थे वो कुछ एक्स्ट्रा बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे। मैंने अभी बुक की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है इसके अंदर आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, एक तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और एक एग्जामिन टाइप्स क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स एट्रीब्यूट द पास ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन फैमिली कोल्ड अ जेनेटिक। यानी कि वो जो फीचर्स होते हैं, यानी कि हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, दादाजी के कुछ लक्षण हमारे फादर में आते हैं, हमारे फादर के कुछ लक्षण हमारे में आते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ आगे जाती है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स पे करने वाले आपको 2 साइंटिस्ट के नाम बताइए जरा, कौन से 2 साइंटिस्ट हैं। मैंने उनके बारे में उनकी रिसर्च के बारे में ही मैंने बताया ना। देखिए, इन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च किए थे और उन्होंने इसी जेनेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे उन्होंने लेख भी लिखे थे। तो हमारे फर्स्ट है जो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ओके, जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, बोलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, और जो सेकंड है उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, हेरिडिटरी सिम्टम्स ऑफ द रिसीव फ्रॉम। जो हेरिडिटरी जो सिस्टम्स हैं वो हमें रिसीव होते हैं हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी से, मैटरनल यानी हमारे नाना नानी से, और पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी और पापा से। तो आपको इसमें से पूछा गया है कि आपके जो लक्षण है, जैसे आपका फेस आपकी नाना से मिलता है या आपका फेस दादा से मिलता है, आपका फेस मामा से मिलता है या आपका फेस आपकी बुआ से मिलता है। तो हो गई ना 2 फैमिली, एक मम्मा की फैमिली और एक दादी की फैमिली, यानी पापा की फैमिली और मम्मी की फैमिली, यानी दादी का घर और नानी का घर। तो आपका हो सकता है आपका फेस मामा से मिले, क्योंकि आपकी मम्मी का फेस आपके मामा से मिलता होगा, आपके मामा का फेस आपकी मम्मी का फेस नाना से मिलता होगा। तो हो सकता है आपका फेस भी आपका नाना से मिले या नानी से या मम्मी से।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑल, जिसका आंसर हमने कर दिया है डी, ऑल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर। अब आपको बताना है कि आपकी मम्मी का आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेंगी, यानी आपकी मम्मी की बहन के साथ आपका कौन सा रिलेशन है, बताइए फटाफट। आंसर छुपा लिया मैंने, बताइए। यस, मासी या मौसी जी। मम्मी की जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी, मौसी जी। इसी तरह से आपके पापा की जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी, बुआ जी। आपकी दादी का जो छोटा बेटा है वो आपका क्या लगेगा, चाचा जी। इसी तरह से आपकी दादी के जो बड़े बेटे हैं वो आपके क्या लगेंगे, ताऊ जी, जिनको हम ताऊ जी या बड़े पापा या बड़ी मम्मी कहते हैं। उनके बच्चे क्या लगेंगे, आपके कज़न्स। तो इस तरह से जो हमारी जो फैमिली है, इस तरह से हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, हो सकता है आपकी बोर्ड क्लास में ऐसा आ जाए कि व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर फादर्स फादर। हो सकता है आपके बोर्ड क्वेश्चन में आ जाए कि आपके फादर्स के फादर के साथ आपका क्या रिलेशन है, यानी आपके वो ग्रैंडफादर लगेंगे। तो ये जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। या फिर आपसे पूछ ले कि ना व्हाट रिलेशनशिप विथ योर फादर्स सिस्टर, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा बुआ जी। तो सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इसमें आपके फैमिली और फैमिली मेंबर्स को बदल दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ओके, तो एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमने अभी फैमिली के बारे में किया था ना, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो अब हम उसके बारे में करेंगे, डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। Question number 7.
क्लास मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग भी करवाया है। मैंने इसके अंदर आपको करवाया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज़ द बिग फैमिली, या फिर यस जॉइंट फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ना आपको ये एक साथ इसलिए करवा दिया है कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ कि है ना, अरे मैम ने तो है ना अंडरस्टैंड अलग अलग करके करवाया था और यहाँ एग्ज़ाम में तो हमारा एक साथ आ गया है। तो बच्चों उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, चाहे वो याद करो चाहे ये याद करो। तो आपको करना है इन अ न्यूक्लियर फैमिली, सेम है, आप देख लीजिए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स, बस पेरेंट्स में कौन आ गए, मदर एंड फादर एंड चिल्ड्रंस, उसके अंदर सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। वो तो इनकी हो गई न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली। एंड वाइल इन द जॉइंट फैमिली के अंदर आ जाते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ताऊजी, ताईजी एंड देयर चिल्ड्रंस लिव कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली और अ बिग फैमिली। इसी को ही हम तो क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली भी कहते हैं और इसी को ही हम बिग फैमिली भी बोलते हैं। जिस तरह से हम न्यूक्लियर फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं और न्यूक्लियर फैमिली को ही हम क्या कहते हैं, बताया था, स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर से बच्चों, रिलेशंस आर प्रीशियस, अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़। बच्चों जो रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशंस आर प्रीशियस, जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही अमूल्य होते हैं और हमें उनकी अमूल्यता समझनी चाहिए, हमें उनकी वैल्यू में पता होनी चाहिए और साथ में हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको कुछ भी बोल दो, बहुत बदतमीज़ी से बात करो, नहीं बच्चों, ऑलवेज़ रेस्पेक्ट, हमें उनको हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होते हुए, जब आप गुड मॉर्निंग होती है तो गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादी जी, नो, गुड मॉर्निंग यानी आप उनके पैरों को छू करके गुड मॉर्निंग बोलोगे, उससे जो उनका हाथ है और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे सिर पे से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो आपको इस तरह से गुड मॉर्निंग बोलना है। एंड एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स में हम टिक करेंगे बच्चों, योर रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर्स इज दैट ऑफ, जो आपकी मम्मी के जो आपके भाई है वो आपके लगेंगे नेफ्यू, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, सन डॉटर या नन ऑफ दिस। भाई इसमें से कोई भी नहीं लगेंगे क्योंकि मम्मी का जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा, मामा जी, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा इसके अंदर। फादर ऑफ योर फादर इन योर, मैंने अभी आपको बोला था कि आपके फादर के फादर आपके क्या लगेंगे, तो बच्चे मेरे फादर के फादर लगेंगे, मेरे तो ग्रैंडफादर लगेंगे, तो आपके क्या लगेंगे, यस आपके ग्रैंडफादर लगेंगे। तो जो हमारे फादर के जो फादर है वो ग्रैंडफादर लगेंगे। और साथ में योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स ब्रदर इज़ दैट ऑफ, जो आपके फादर के जो ब्रदर है यानी आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे, ब्रदर, सन, पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल। मैंने आपको बताया था पैटर्नल अंकल यानी दादाजी की फैमिली, मैटरनल अंकल यानी अपनी माताश्री की फैमिली यानी हमारा ननिहाल पक्ष। तो इसमें क्या लगेंगे, आपके पैटर्नल अंकल लगेंगे, तो टिक द पैटर्नल अंकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इन अ न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रंस आर बोथ बाय द पेरेंट्स। जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उनके जो चिल्ड्रंस उनके साथ रहते हैं, तो किसके साथ रहते हैं, वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है वो अकेले हैं। तो न्यूक्लियर का मतलब ही होता है कि उनके साथ उनके दादाजी, उनकी दादी जी या नाना जी या नानी जी नहीं रहते, इसका मतलब कि वो अकेले। तो किसके साथ रहेंगे बच्चे, जाहिर सी बात है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। एंड लिस्ट मेजर रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों मैंने उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर जो रीज़न बताए थे वही रीज़न इसके अंदर मेंशन करना है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक पिक्चर देखनी है। अब पिक्चर देख करके आपको टिक करनी है कि ये पिक्चर किसकी है, बताइए, फटाफट बताइए। यस, 1 2 3, पता चल गया, ओके। इनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके बच्चों, आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इसको
सबको लर्न भी करेंगे, इनको अच्छी अच्छी राइटिंग में करेंगे। मैंने आपको बताया कैसे करना है। हेडिंग डालनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मेंशन करने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आपको सारे ये जो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे ये भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और ये डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन जो है ये आपको करना है। सपोज दैट मैंने आपको बता दिया कि अगर एग्जाम में आ जाएगा, हो सकता है आ भी सकता है, ओके, तो आपको ये भी करना है। सो ओके बच्चों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।